हेलो बच्चों, मैं एस.के. पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। आज मैं आप सबों को इतिहास, जो आपके वैकल्पिक विषय के रूप में हैं और जिस पे आज मैं चर्चा करूंगा, वह है सिंधु घाटी की सभ्यता का उद्भव। लेकिन इसके पहले, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों है आपके लिए महत्वपूर्ण। अब अगर बात इस पे आती है कि जिसे आप पढ़ रहे हो, जिसे आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखे हो, वैकल्पिक विषय के रूप में रखे हो, तो हमने पीछे भी इस पे चर्चा किया था और बतलाया था कि आखिर क्यों है आपके लिए महत्वपूर्ण। तो ऐसे भी देखें तो सारे विषय की जननी इतिहास को ही माना जाता है। अब यहां अगर एग्जाम के संदर्भ में बात की जाए तो इतिहास आपको कहां कहां आपके सिलेक्शन में उपयोगी साबित होता है। सबसे पहले देखा जाए तो अगर हम सामान्य अध्ययन के पेपर की बात करें, जनरल स्टडीज की पेपर की बात करें, या फिर पहले प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में देखें, तो प्रारंभिक परीक्षा में भी सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, उस पेपर में आपको इतिहास की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि 20% प्रश्न आपको वहां से पूछे जाते हैं। अब आप चाहे इतिहास पढ़ें या ना पढ़ें, आपका ऑप्शनल हो या ना हो, लेकिन आपको इतिहास पढ़ना पड़ता है। और उस संदर्भ में चाहे वह एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, आर्ट एंड कल्चर हो, इन सारे सेक्शन को आपको देखना पड़ता है। तो यानी प्रारंभिक परीक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आते हैं मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में जैसा कि आप सब जानते हैं कि वहां पे 4 जीएस के पेपर हैं, जिसमें जो जीएस पेपर फर्स्ट है वह आपको इतिहास से ही संबंधित है, क्योंकि उसमें आपको इतिहास, कला एवं संस्कृति, और इतिहास में देखें तो वहां पे आपको आधुनिक भारत, कला एवं संस्कृति और कला संस्कृति के अंतर्गत आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारत दोनों पढ़ना होता है। उसके बाद विश्व इतिहास भी है। तो अब तो ऐसा कुछ नहीं बचा जो इतिहास से अलग हो। अगर आपका वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास है तो वहां पे आपका अंक जो है आपके अन्य छात्रों के बनिस्पत कहीं ना कहीं ज्यादा आप प्राप्त करते हैं। और एक पेपर में भी आप यह मानकर चलें कि आप 2-2 क्वेश्चन, 2-2 नंबर भी, अगर 2-2 अंक भी अधिक पाते हैं तो 20 क्वेश्चन लिखने हैं, और उसमें से 13 से 14 प्रश्न पेपर फर्स्ट में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर वहां पे आपको 30-35 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन का चांस कितना बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, आगे बढ़ें तो पेपर सेकंड जो पॉलिटी और आईआर से रिलेटेड है, अगर वहां भी आप देखते हैं तो इतिहास की महत्ता आपको वहां भी पता चलता है। अगर आप वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास रखे हैं तो वहां भी आप 4 से 5 प्रश्नों में, मैं तो कहूं कि इससे ज्यादा प्रश्नों में आप कंफर्टेबल होंगे बनिस्पत और छात्रों से, क्योंकि वहां इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप विश्व इतिहास को जानते हैं, भारतीय इतिहास से आप अच्छे से वाकिफ हैं, आधुनिक भारत से आप अच्छे से वाकिफ हैं, तो आपको वहां भी अंक ज्यादा प्राप्त होता है। उसके बाद आगे चलते हैं पेपर 4 में।
पेपर 4 में आप देखें तो यहां भी आपका इतिहास हेल्प करता है। उसके बाद आप आते हैं निबंध के पेपर में, यहां भी आपके इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका आपको नजर आएंगे। तो बच्चों, आप खुद समझो कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे रखने से आपके सिलेक्शन का चांस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर उसे क्यों ना रखा जाए। क्योंकि आप यहां कुछ भी पढ़ते हो तो उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आगे चलकर आप इतिहासकार बनने के लिए पढ़ रहे हो, भूगोलवेत्ता बनने के लिए पढ़ रहे हो, अर्थशास्त्री बनने के लिए पढ़ रहे हो। ऐसा तो कोई उद्देश्य नहीं होगा। तो जब ऐसा उद्देश्य नहीं है और उद्देश्य है सफलता पाना, तो सफलता पाने के लिए फिर इतना भटकना क्यों है। जिस सब्जेक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है, फिर उसे क्यों ना रखा जाए। और उस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इसमें 350 नंबर भी प्राप्त किया जा रहा है और हमारे बहुत सारे बच्चे प्राप्त किए भी हैं। तो उसके लिए विशेष रणनीति पे काम करना होगा, जो हम लोग मिल बैठकर उस पे काम करेंगे। उसमें गाइडेंस की बहुत बड़ी रोल होती है, आंसर राइटिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे चलकर। अब यहां पे देखा जाए तो आज जो हमने बात किया कि हमें आज का जो टॉपिक है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता कहें या फिर हड़प्पा की सभ्यता कहें, नाम एक ही है। यह जो सभ्यता थी, जो पहली नगरीय सभ्यता है भारत की, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इसकी जानकारी हमें आधुनिक काल में प्राप्त होती है, जब इसका उत्खनन हुआ उस औपनिवेशिक साम्राज्य के अंतर्गत, जिसके कारण इस सभ्यता की बहुत सारी जानकारी को गोपनीय रखा गया। क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे, साम्राज्यवादी इतिहासकार नहीं चाहते थे कि भारतीयों को इसका अंदाजा हो कि भारतीयों की अपनी संस्कृति इतनी प्राचीन है और भारतीय जिस पे हम शासन कर रहे हैं वह यह मान पाए कि हमारी पहले की जो सभ्यता थी वह तो नगरीकृत थी, हमारी अपनी संस्कृति थी। तो इसलिए उसे साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा उसे आरोपित करने का काम किया गया, उसे कहीं ना कहीं विदेशी संबंधों से जोड़ने का काम किया गया। इसके उद्भव पे ही, यानी इसके जन्म पे ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, जो बहुत ही दुखद है। तो इस प्रकार से हमें सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए, क्योंकि यह जो सभ्यता थी वह सिंधु नदी के इर्द गिर्द, आपको उसके आसपास फैली हुई एक सभ्यता थी, विकसित एक सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह जो उत्खनन जो हुआ, सबसे पहले हड़प्पा में ही इसका उत्खनन होता है। इसलिए यह भी एक माना जाता है कि जहां पे सबसे पहले उत्खनन हो उससे संबंधित उसका नामकरण भी किया जाता है। तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे बच्चों मैं आपको दो चीजें बताऊं कि इसे सभ्यता क्यों। तो सभ्यता, जैसा कि हम लोग कला एवं संस्कृति में भी पढ़ते हैं, सभ्यता संस्कृति जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, तो सभ्यता से तात्पर्य है कि यह निर्मित है, यानी सभ्यता जो भी है वह मूर्त है, वह निर्मित होती है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि यह निर्मित है, इसका निर्माण किया गया है। अब यहाँ पे इसके उद्भव को लेकर आप देखें तो इसके उद्भव को लेकर एक तो जो विशेष है यहाँ पे, यानी समय, क्षेत्र और विशेषता, जो हमें उद्भव के संदर्भ में देखना है कि इसके उद्भव के संदर्भ में इसका उद्भव का समय क्या है, इसका क्षेत्र क्या है और इसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पे उद्भव के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उद्भव के संदर्भ में आप देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अगर उद्भव की बात की जाए तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में बात की जाए तो इसके उद्भव के संदर्भ में यह कहा जाता है कि
3500 ईस्वी पूर्व से लेकर और 2500 ईस्वी पूर्व का जो काल है, इसका उद्भव यानी ऐसे तो पहले से ही माना जा रहा है, लेकिन अगर इस सभ्यता के संदर्भ में अगर बात की जाए कि सभ्यता अपने प्रौढ़ रूप में यानी अपने उत्कर्ष पर कब आता है, तो यह सभ्यता जो उत्कर्ष पर आया वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व का जो समय काल है वह इसके उत्कर्ष का समय काल है। उसके बाद इस सभ्यता का धीरे धीरे यानी 2000 ईस्वी पूर्व के बाद आप देखते हैं तो इसका पतन प्रारंभ होता है धीरे धीरे। अब पतन से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि इसकी जो विशेषताएं थी, जिस प्रकार से यह नगरीय सभ्यता था, उसके विशेषता में कहीं ना कहीं बहुत सारी सीमाएं आने लगी, जिससे इस सभ्यता का पतन होता है। अगर इसके क्षेत्र की बात की जाए तो यह जो सभ्यता है यह भारत के बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी, क्योंकि इसका क्षेत्र को अगर देखा जाए तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से यह सभ्यता आपको एक लंबे क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी, जिसका भौगोलिक क्षेत्र के रूप में आप देखते हैं उत्तर में यह जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में यह महाराष्ट्र के दैमाबाद तक। तो ही अगर पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में यह आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है, तो यह आलमगीरपुर मेरठ के पास से लेकर वहीं आपको उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में आप देखें तो सुतका गेंडोर अफगानिस्तान तक, यानी इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में यह सभ्यता आपको विस्तृत थी। इसकी विशेषता की बात की जाए तो यानी इसकी विशेषता के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि यह नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पे पहली नगरीय सभ्यता है। इसकी विशेषता चाहे उन्नत जल निकास की व्यवस्था के संदर्भ में देख लिया जाए, या फिर आपको सड़क के संदर्भ में देख लिया जाए, मकानों के संदर्भ में देख लिया जाए, या फिर शासन के संदर्भ में देख लिया जाए, तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं और इसकी विशेषता हम लोग अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग को जो बेसिकली जो चर्चा करना है वह इसके उद्भव से संबंधित। अब दूसरा देखा जाए यहाँ पे तो इस सभ्यता से संबंधित इसकी विशेषता, इस पे हम लोग नेक्स्ट में आगे चर्चा करते हैं, यानी इसकी विशेषता क्या है, किस प्रकार की यह सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी तो नगर नियोजन के क्या इसकी विशेषताएं थी, आधुनिक सभ्यता से इसके निरंतरता किस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं, इसके इनपुट हमें किस प्रकार से दिखाई देते हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके पतन से संदर्भ में कि इसका पतन कैसे हुआ, जिस प्रकार से इसके उद्भव के संदर्भ में कि क्या यह अकस्मात उद्भव हुआ था या उद्भव से संबंधित अन्य विचारधारा, तो पतन से संदर्भित भी हम लोग अन्य विचारधाराओं को देखेंगे, अन्य संदर्भों में इसे देखेंगे कि क्या इसका अकस्मात पतन होता है या फिर इसका पतन क्रमिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हो रहा है, या फिर इसके पतन में किनकी विशेष भूमिका है, तो उस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके सातत्य एवं निरंतरता के तत्व, यह जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, आज इसके क्या हमारे साथ यानी आज के सभ्यता के साथ कैसे इसके निरंतरता के तत्व, इसके इनपुट हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं, तो इतने संदर्भों में जब आप इसे समझोगे तभी आपको अच्छे अंक भी प्राप्त हो सकते हैं। यानी ओवरऑल आपको समझना है, यह ऑप्शनल की क्लास है। यहां पे आपको ऊपरी लेवल पे सिर्फ जानकारी रखने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरी तरीके से डिप्थ में जाना है, गहराई में जाना है और जाकर पूरे वर्टिकल हो जाना है, तब जाकर इससे आप सही रूप में सिंधु घाटी सभ्यता को समझ पाओगे। अब इसके उद्भव से संदर्भित अगर देखा जाए तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि हमें इतने संदर्भ में पहले तो इसे देखना है, उसके बाद अब इसके यह कहा जाता है कि अपने समय की यह सबसे उन्नत तथा विस्तृत सभ्यता आखिर अस्तित्व में कैसे आई। प्रश्न तो यहां यह उठता है कि अपने समय की इतनी उन्नत और विकसित सभ्यता जो हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, जिसे नगरीय क्रांति कहा जा रहा है, प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीकरण के साक्ष्य वह भी आज नहीं बहुत पहले, तो आखिर यह अस्तित्व में कैसे आई, प्रश्न तो यहां पे उठता है। अब इसके अस्तित्व में आने को लेकर इसके उद्भव से संबंधित कुछ अलग अलग विचार भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले इन विचारों पर हम लोग नजर डालते हैं कि इसके उद्भव से संबंधित क्या विचार दिए गए हैं।
अगर विचार पे नजर डाला जाए तो पहला विचार यह है कि हड़प्पा सभ्यता को इस विकसित अवस्था तक पहुंचाने वाले आखिर कौन लोग थे। एक तो इसके उद्भव से संबंधित विचार यह है कि यह जो हड़प्पा सभ्यता है, जो अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता है, सबसे विकसित सभ्यता है, सबसे विस्तृत सभ्यता है, आखिर यह सभ्यता इस अवस्था तक पहुंचाने वाले कौन थे? क्या कोई बाहरी थे या फिर यहीं के लोग थे? एक तो यहां पे यह भी प्रश्न उठता है। दूसरा, अब यह जो इस विकसित अवस्था तक पहुंचाने वाले वे कौन लोग थे? वे स्थानीय थे या विदेशी थे? यदि विदेशी थे तो उनका मूल क्या था? वह कहां से संबंधित थे? क्या वे आक्रमणकारी थे? अगर विदेशी थे तो वे उनका मूल क्या था? उनका ओरिजिन क्या था? इसके साथ ही साथ क्या वे आक्रमणकारी थे? उन्होंने आक्रमण किया? यदि उत्पत्ति का यह तत्व स्थानीय था तो इस विकसित सभ्यता से उनका तारतम्य क्या था? प्रश्न दो तरीके से कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव स्थानीय तत्वों से ही हुआ तो फिर इस विकसित सभ्यता से जो आक्रमणकारियों के संदर्भ में कहा जाता है, विदेशी ओरिजिन की जो बात की जाती है, तो आखिर इनका तारतम्य क्या है? क्यों ऐसा माना जा रहा है? तो इन सब पे हम लोग पहले इसे समझते हैं कि यह जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी, सबसे विस्तृत सभ्यता थी, आखिर अस्तित्व में कैसे आई और इसके उद्भव के संदर्भ में क्या क्या विचार दिए जा रहे हैं। सबसे पहले उद्भव से संबंधित इसका जो विचार है वह एक विचार यह माना जा रहा है, क्योंकि इसकी खोज, जैसा कि हमने बताया, औपनिवेशिक साम्राज्य के अंतर्गत 1921 ईस्वी में सबसे पहले इसकी उत्खनन कार्य करवाई जाती है। उत्खनन कार्य तब प्रारंभ कराई जा रही है जब आपको पंजाब के क्षेत्र में जब रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था और उस दरमियान वहां से कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कुछ पुरानी ईंटें मिलते हैं, खंडहर मिलते हैं, तो उस समय यह कहा गया कि शायद इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपी हुई है और उसके बाद अन्वेषणकर्ताओं के द्वारा इसकी खोज की गई तो यहाँ पे एक विकसित सभ्यता के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। अब जब इसके अस्तित्व की जानकारी मिली तो वह औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत, अब कोई भी औपनिवेशिक शासक ऐसा क्यों चाहेगा कि वह आपको अपनी सभ्यता से परिचित होने दे, आपको इस बात का गुमान होने दे कि आप भी कभी न कभी विकसित थे, क्योंकि वह शासन इसीलिए तो यहां पे कर रहा है। उसका शासन करने का उद्देश्य यही तो है कि आप विकसित नहीं हो, आधुनिकता से आप परिचित नहीं हो, मैं यहां जो आया हूं आपके हित में आया हूं, आपको आधुनिक बनाने आया हूं, तो वह क्यों चाहेगा कि आपको इसकी जानकारी हो कि आप तो पहले से ही आधुनिक थे, आप सभ्यता से परिचित नहीं हो, तो वह क्यों चाहेगा कि आपकी अपनी एक पुरानी सभ्यता संस्कृति अस्तित्व में थी। तो इसलिए अब उसकी कड़ी कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश की अपनी कोई सभ्यता संस्कृति तो थी नहीं। अब जब अपनी कोई सभ्यता संस्कृति थी नहीं तो यह हमारी भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को विदेशी ओरिजिन, विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत से उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। और इस संदर्भ में यह माना गया कि जो भारत की जो प्राचीन सभ्यता जो उत्खनन में आई है, ठीक है, क्योंकि क्षेत्र तो भारत में ही है, लेकिन यह भारतीय नहीं थी, बल्कि यह उस समय भी विदेशियों के अधिग्रहण में था। यानी आप कभी स्वतंत्र नहीं रहे हो। प्राचीन में भी जो आपकी विकसित सभ्यता थी, उस समय भी आपके ऊपर शासन किया गया और आज भी आपके ऊपर शासन किया जा रहा है, तो इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं है। तो इस प्रकार से एक यह थोपा गया सिद्धांत कि इसकी उत्पत्ति जो है वह मेसोपोटामिया से प्रेरित थी, यानी मेसोपोटामियाई सभ्यता। अब ऐसा क्यों माना जा रहा है?
तो इसके मानने के पीछे कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। तर्क क्या दिए जा रहे हैं? तो जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है और जो नगरीय सभ्यता, जो नगर के जो अस्तित्व मिलते हैं, तो यहां पे बच्चों आपने पढ़ा होगा कि नगर 2 भागों में विभाजित थे, सामान्य तौर पर कहीं कहीं 3 भागों में भी विभाजित थे, जिसमें आपको पश्चिमी नगर और पूर्वी भाग कहा जाता था। तो जो भी नगर का जो पश्चिमी भाग हुआ करता था, उस पश्चिमी भाग में क्या हुआ करता था? तो यहां पे दुर्ग हुआ करते थे। और जो शहर का, जो नगर का जो पूर्वी भाग हुआ करता था, वह हुआ करता था सामान्य लोगों का निवास स्थल, सामान्य लोगों का। तो अब यह माना गया कि जो दुर्ग था उसमें शासक वर्ग रहते थे। इसमें कौन है? तो शासक वर्ग। अब यानी आपके उस समय भी जो शासन करने वाले जो थे, तो यह शासक वर्ग कौन थे? तो वह विदेशी थे, वह बाहरी थे। और यहां पे पूर्वी भाग में सामान्य लोगों का निवास स्थल था। तो ब्रिटिश भी तो इसी तरीके से डिवाइड किए हुए थे। उनकी अपनी रहने का ठिकाना, भारतीय लोगों के साथ बहुत ज्यादा घुलना मिलना नहीं, भारतीय संस्कृति में घुलना मिलना नहीं, एक गैप बना के रखना। उस गैप के पीछे बहुत सारे रीजन थे। उस गैप के पीछे पहला रीजन तो यह भी था कि ब्रिटिश को हमेशा यह डर सताता था कि अगर भारतीयों से बहुत ज्यादा घुले मिले तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी पूरी जनरेशन नष्ट हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इतिहास पर नजर डाला और उस इतिहास से समझा कि भारत पर कोई हम लोग पहले आक्रमणकारी तो नहीं है। भारत पर बहुत सारे आक्रमणकारी आए, लेकिन उन सारे आक्रमणकारियों का हुआ क्या? तो वे सारे आक्रमणकारी भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए। अब आप देखें, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण जो आए यहां से गए क्या? सब यहीं रह गए। यहीं के समाज में उनको उस वर्ग व्यवस्था में स्थान दे दिया गया। तो अब ब्रिटिश बड़ा घबराए रहते थे, यहां तक कि इस्लाम भी नहीं बच पाया था। तो ब्रिटिश बड़ा घबराए रहते थे। ब्रिटिश को यह लगता था कि भाई अपने बच्चों को दूर ही रखो इनसे। पता चला कि बहुत करीब आए तो फिर हमारी मूल जड़ ही नष्ट हो जाएगी, आगे चलकर ये पूरे भारतीय हो जाएंगे। तो इसको लेकर वे हमेशा एक दूरी बनाए रखें। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक कोशिश क्या कर रहे हैं कि भाई आपकी जो प्राचीन जो सभ्यता है जिसका उत्खनन हुई है, वह वहां भी शासन करने वाले बाहरी लोग थे, आज भी शासन करने वाले बाहरी लोग हैं। तो एक तो यह अवधारणा काम कर रही थी। अब यहां पे प्रश्न यह उठता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप में यह पहली नगरीय क्रांति का प्रतिनिधित्व करती है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि पहली नगरीय क्रांति अगर देखा जाए तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन के साक्ष्य में जो प्राप्त हो रहे हैं वह इसी समय से प्राप्त हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत की अपनी जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति है वह नगरीकृत थी, उस समय नगरीकृत थी। बहुत सारी कुरीतियां आई हमारे समाज में, जिसके कारण हम फिर से यानी आधुनिक नहीं बन पाए, या आधुनिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह माना जा सकता है कि हमारी बहुत सारी कुरीतियां थी जो हमारे पिछड़ापन का कारण रही। यानी हमारे पहले की सभ्यता में ऐसी चीजें नहीं थी। यद्यपि इस सभ्यता का विकास सैकड़ों वर्षों के क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप हुआ था। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई नगरीय सभ्यता विकसित हो गई थी, बल्कि यह क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप, जैसे हम लोग पाषाण काल को देखते हैं, तो पाषाण काल में भी आप देखें तो उसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें पूरा पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल तक आते आते आप देखते हैं कि उस मध्य पाषाण काल को एक ट्रांजिशन फेज माना जा रहा है। मध्य पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा अब बड़े जानवरों का शिकार नहीं किया जा रहा है, छोटे छोटे जानवरों का शिकार किया जा रहा है, क्योंकि अब मनुष्य सेफ्टी के साथ शिकार कर रहा है। उधर यानी देखा जाए तो वातावरण में भी चेंजिंग होता है, परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी जो है वह बर्फ से आच्छादित है। अब बर्फ से आच्छादित है तो उस समय बहुत सारे जो
छोटे छोटे जो जीव जंतु थे वे कहीं ना कहीं बर्फ से दबे पड़े होंगे, जो आप पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते होंगे। तो अब उस बर्फ से कौन बाहर निकलेगा? तो जो हट्ठा कट्ठा होगा, मजबूत जानवर होगा। तो बड़े बड़े जानवर जो थे वही थे। अब उन जानवरों, क्योंकि मनुष्य उस समय उन्हीं जानवरों का शिकार करके पेट भरा करता था। उस समय मनुष्य भी आपको गुफाओं में ही रह रहा है, कंदराओं में ही रह रहा है, वह सामूहिक जीवन जी रहा है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था मनुष्य और जंगली जानवरों में। सोच उस तरीके से डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है वह आपको समूह में रह रहा है और सामूहिक शिकार कर रहा है। अब शिकार करने के लिए उस समय बड़े जानवरों को मारना है तो ऐसा तो है नहीं कि आप छोटे पत्थर से कुछ से मार दोगे, बल्कि उसके लिए बड़े पत्थर की आवश्यकता होती थी, बड़े चट्टान की आवश्यकता होती थी, तो जो अकेला उठाया भी नहीं जा सकता है। पता चला कोई हाथी सोया हुआ है, गए कुछ लोग उठाकर उस हाथी के ऊपर उसे गिरा दिए, वह हाथी मर गया। बर्फ है, शिकार खराब होने का कोई वो है नहीं, आराम से कुछ दिन चल रहा है। लेकिन आगे चलकर वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे आपको गर्मी बढ़ती है, उसके बाद फिर बर्फ पिघलना स्टार्ट हुआ। बर्फ पिघलना स्टार्ट हुआ तो फिर नदियां भी विकसित हुई होंगी, बहुत सारी नदियां। हिमालय, इसलिए तो हिमालय से सारी नदियां निकल रही हैं, तो वह नदियां निकली होंगी। धीरे धीरे मनुष्य भी आपको उस पहाड़ों से नीचे की ओर उतरा। अब नीचे की ओर उतरा तो खेती स्टार्ट हुई। अभी तक जो, यानी ऐसा नहीं है कि अब वे उत्पादक हो गए हैं खाद्य संग्राहक ही मध्यपाषाण काल तक भी, लेकिन धीरे धीरे कुछ जंगली फसलों का उत्पादन प्रारंभ होता है। अग्नि की खोज हो जा रही है। उधर आप देख रहे हैं तो छोटे जानवरों के शिकार करने के लिए तीर धनुष, गुलेल, इन सब का उपयोग किया जा रहा है। आग से भी लोग परिचित हो जाते हैं। अब नवपाषाण काल तक आते आते थोड़ा और बदलता है। अब लोग उस जंगल को छोड़कर अस्थाई ठिकाना, क्योंकि नवपाषाण काल तक आते आते जो कृषि है वह अस्थाई रूप से की जाने लगी, और अस्थाई रूप से कृषि करने के लिए आपको अस्थाई ठिकाना चाहिए। तो अब अस्थाई ठिकाना के लिए परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें बहुत सारे जगहों पे आप देखते हैं कि गर्त आवास, गड्ढा नुमा घर, जैसे गुफकराल, बुर्ज होम, तो इन सब जगहों से गर्त आवास के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य अब अस्थाई जीवन जीना प्रारंभ करता है, कृषि प्रारंभ कर देता है। कृषि हुआ तो अब जनसंख्या में भी, यानी कृषि में भी अतिरिक्त उपज होने लगा, जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी होंगी। अब जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो इसके साथ ही साथ दूर तक इसका फैलाव होता चला जाता है, विस्तार होता है इस सभ्यता का। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में लोग अब फैलने लगते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं तो चाक का आविष्कार हो गया, क्योंकि अब उत्पादन हो रहा है तो उसको रखना भी है, तो उसके लिए मृदभांड बनने लगे। जो नवपाषाण काल तक ये सारी चीजें चलने लगी हैं। बैलगाड़ी, यातायात के साधन डेवलप होने लगे, व्यापार कुछ होने लगा, क्योंकि नदी के किनारे थे तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से यह क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का उद्भव होता है, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। तो यह आपको नगरीय, धीरे धीरे यह आपको विकसित होता चला जाता है और आगे चलकर यह नगरीय सभ्यता के रूप में अस्तित्व में आता है। तो यह क्रमिक परिवर्तन और क्रमिक विकास का परिणाम था, जिसे हमें एक समझना है। फिर भी यहां क्रांति कहना इसलिए उपयुक्त है, आखिर इसे क्रांति क्यों कहा जा रहा है? तो अगर इस पर बच्चों आप सोचते हो तो जो परिवर्तन हुआ वह परिवर्तन कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं था, बल्कि वह जो परिवर्तन था अत्यधिक व्यापक था, इसलिए इसे क्रांति की संज्ञा दी जा रही है। क्योंकि जब भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्र को अगर देखा जाए उस संदर्भ में, तो अन्य क्षेत्र जहां पाषाणकालीन अवस्था में थे, वहीं पे एक ऐसा भी क्षेत्र था जो उत्तर पश्चिम भारत में कांस्ययुगीन यानी धातु से परिचित हो रहा था। जब अन्य भारतीय क्षेत्र में, इसलिए अब देखते हैं दक्षिण में महापाषाण संस्कृति बहुत बाद तक चली है, तो जब अन्य भारतीय क्षेत्र
पाषाणकालीन अवस्था में थे, तो उत्तर पश्चिमी भारत में एक क्षेत्र आपको कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में विकसित हो रहा था। वह धातु से परिचित हो रहा था और यह जो कांस्य युगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता के रूप में इसका विकास होता है। किंतु इस सभ्यता के उद्भव के साथ ही, इसके जन्म के साथ ही एक विवाद खड़ा हो गया कि इसका उद्भव, इसकी उत्पत्ति देशी है या विदेशी है। अब जैसा कि आप देखते हैं आधुनिक भारत के संदर्भ में, तो जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, अब इसकी स्थापना को लेकर भी तो एक विवाद था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, यंग इंडिया में इसमें लिखा भी गया था एक लेख में, और इसमें यह कहा गया कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और त्वरित चालक सिद्धांत के रूप में, जिसमें इसके जन्म के ऊपर ही शक उत्पन्न किया जा रहा है कि इसका जन्म ही हुआ था भारत में क्रांति को रोकने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि 1857 जैसी फिर से कोई गद्दार उत्पन्न हो। इसलिए एक ब्रिटिश अधिकारी जो रिटायर्ड था, उसने आपको सेफ्टी वॉल्व का काम किया। तो वहीं जो उदारवादी थे, इन उदारवादियों ने बोला कि यह सेफ्टी वॉल्व थ्योरी नहीं है, बल्कि यह तो त्वरित चालक है, क्योंकि ब्रिटिश के उस प्रहार को रोकने के लिए हमने इनका उपयोग किया। तो जिस तरीके से वहां विवाद है, ठीक इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेकर, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि जब भारतीय क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में, जहां अन्य क्षेत्र में पाषाण युगीन सभ्यता है, लोग पाषाण काल में जी रहे हैं, तो वहीं हमारे भारत के एक क्षेत्र जो उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता का उद्भव हो रहा है। लेकिन इसके उद्भव के साथ ही साथ इसमें किंतु परंतु भी स्टार्ट हो गया, और इसके उद्भव को लेकर ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया कि इसका उद्भव जो है वह देशी नहीं है, बल्कि यह विदेशी है। और एक नया विवाद जन्म ले लिया, और यह जो विवाद है, इस सभ्यता की जड़ भारत भूमि पर थी या मेसोपोटामिया से थी। तो अब इसे जोड़ा गया मेसोपोटामिया से प्रेरित अवधारणा के रूप में। तो बच्चों, यहां पे मेसोपोटामिया से प्रेरित जो अवधारणा है, यह जो कॉन्सेप्ट है, आप समझ रहे हो कि यह क्यों जोड़ा गया। क्योंकि इसे जोड़ने के पीछे जो रीजन था, वह ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की कोशिश थी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि भारतीय अपनी सभ्यता और संस्कृति से परिचित हों, भारतीय को यह गुमान हो कि हमारी भी कोई प्राचीन सभ्यता संस्कृति थी, और दूसरी ओर देखा जाए तो ब्रिटेन की अपनी कोई सभ्यता संस्कृति नहीं थी। अब यह कहा गया, जो इसे मेसोपोटामिया से उद्भव के संदर्भ में, इसको मेसोपोटामिया से प्रेरित अवधारणा का जो सिद्धांत जो देखेंगे, तो इस पे यह कहा गया, एक थ्योरी दिया गया, और यह थ्योरी जो दिया गया वह मार्टिमर व्हीलर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया। व्हीलर, इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया जाता है, और यह कहा जाता है कि संस्कृति एक स्थान से जन्म लेकर अन्य देशों में फैलती है। यानी संस्कृति जो है वह जरूरी नहीं है कि जहां पे जन्म ले वहीं पे वह दिखाई दे। अब इसे कैसे जोड़ा जा रहा है, जबकि हमने बतलाया कि यह तो क्रमिक विकास का परिणाम है, जो हम लोग पाषाण काल से देखते आ रहे हैं। यह अचानक से कोई नगरीय सभ्यता अस्तित्व में नहीं आया। जैसे हम लोग पाषाण काल से नवपाषाण काल तक जो परिवर्तन देखते हैं, तो आखिर नवपाषाण काल में ये सारी चीजें प्रारंभ हुई, तो वही धीरे धीरे क्रमिक विकास के रूप में नगरीय सभ्यता के रूप में अस्तित्व में आ रहा है। तो इसमें तो कोई अचंभव होने वाली बात नहीं है। लेकिन इसकी जड़ को कहां से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वह विदेशी सिद्धांत के रूप में, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि संस्कृति एक स्थान पर जन्म लेकर अन्य जगहों पर भी फैलती है, और इस संस्कृति का जन्म स्थान जो है वह जन्म स्थान के रूप में मेसोपोटामिया ही है। क्योंकि इसका जो नगरीकरण की जो बात की जा रही है, जो प्रथम नगरीय सभ्यता की जो आप बात कर रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि इसका जन्म मेसोपोटामिया में हुआ था। और यह संस्कृति है, क्योंकि व्यापार हो रहा है,
कुछ मुहर हमें सिंधु घाटी सभ्यता कालीन कुछ मुहरें मेसोपोटामिया से प्राप्त हुए हैं, तो मेसोपोटामियाई कुछ मुहर हमें सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल से भी प्राप्त हुए हैं, जैसे लोथल, क्योंकि वह एक व्यापारिक केंद्र था और उस समय अंतर्देशीय व्यापार भी हो रहे थे। तो इस संदर्भ में कहा गया कि इसका जन्म जो है वह जन्म तो मेसोपोटामिया में हुआ था, और मेसोपोटामिया में जन्म हुआ, वहीं से इसका धीरे धीरे फैलाव हुआ, क्योंकि संस्कृति के पंख लगे होते हैं। व्हीलर का यह मानना था कि संस्कृति जो है, संस्कृति के पंख लगे होते हैं। और 1940 के दशक में यह विचार आपको यह स्थापित करने का प्रयत्न किया गया कि विचारों की तरह जिस प्रकार से हमारे आइडियाज हैं, जिस प्रकार से हमारे विचार हैं, तो विचारों की तरह ही सभ्यता और संस्कृति के भी पंख लगे होते हैं और वे अन्य क्षेत्रों में हमें दिखाई देते हैं। इनके विचार में हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है वह आपको मेसोपोटामियाई प्रयत्नों का ही परिणाम यह माना जा रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव है, यह उद्भव आपको यानी मेसोपोटामियाई सभ्यता का ही परिणाम स्वरूप इसका उद्भव होता है। और इस संस्कृति के परिणाम के रूप में, इसी पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए तो इस संस्कृति के परिणाम के रूप में, इसके इसी पृष्ठभूमि के रूप में यह कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह आपको मेसोपोटामियाई सभ्यता से उपजी एक सभ्यता है। अब यहाँ पे देखें तो व्हीलर का जो विचार था, व्हीलर का विचार था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ यह मेसोपोटामियाई सभ्यता के उद्भव से ही प्रेरित है, और इस विचार को प्रतिपादित किया गया। और यह जो सिद्धांत है, जो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हम देखते हैं, तो इसे सांस्कृतिक विसरण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी इस अंतर्गत इसे यह बतलाया गया कि सांस्कृतिक विसरण के सिद्धांत के अंतर्गत ही हड़प्पा सभ्यता का उद्भव होता है। अब यहां पे चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग उन चीजों को देखते हैं। लेकिन यह जो दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण जो सांस्कृतिक वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत जो बतलाया जा रहा है, सांस्कृतिक वितरण का सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में यह बताया गया कि सभ्यता यानी संस्कृति का जन्म एक स्थान पर होता है और अन्य स्थानों में वह फैल जाती है। इस संदर्भ में यह कहा गया कि संस्कृति के पंख होते हैं, जरूरी नहीं है कि वह जिस जगह पे उसका जन्म हुआ वहीं वह दिखाई दे। तो यह मार्टिमर व्हीलर ने इस विचार को रखा और इस विचार के अंतर्गत यह साबित करने की कोशिश किया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ है मेसोपोटामियाई सभ्यता की अवधारणा से प्रेरित एक सभ्यता है, और इस संदर्भ में इसे सांस्कृतिक वितरण का सिद्धांत कहा गया। लेकिन यह जो सिद्धांत जो दिया गया, इस सिद्धांत पर अगर आप नजर डालते हैं तो यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत आपको दिखाई देगा कि यह सिद्धांत आपको साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को बतलाता है। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को यह सिद्धांत दर्शाता है, जो सांस्कृतिक वितरण के सिद्धांत के रूप में हम लोग देखते हैं। क्योंकि कोई भी साम्राज्यवादी देश यह नहीं चाहेगा कि वह बतलाए, आपको यह एहसास होने दे कि आपकी अपनी भी कोई प्राचीन सभ्यता संस्कृति थी, क्योंकि उसी के दमखम पर वह शासन कर रहा है। वह यही साबित करने की कोशिश कर रहा है कि आप असभ्य हो, आप पिछड़े हो, और हमारा यहाँ आने का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है कि आपको सभ्यता से परिचित कराया जाए, और मैं सभ्यता से परिचित कराने ही भारत आया हूँ, इसलिए भारत में शासन करने का हमारा नैतिक अधिकार बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह दृष्टिकोण आपको बतलाया जा रहा है, मेसोपोटामिया से प्रेरित अवधारणा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से एक यह भी अवधारणा आपको स्थापित किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इस अवधारणा की बात की जाए तो आरंभ में जो विचार था, यह जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो मार्टिमर व्हीलर ने जो विचार दिया था, इस विचार को बहुत तेजी से प्रचारित और प्रसारित भी किया गया। इसका व्यापक प्रभाव भी पड़ा और कई अन्य विद्वानों ने भी इस विचार से सहमत हुए कि यह बिल्कुल सही कहा जा रहा है। यहाँ पे कोई सभ्यता संस्कृति विकसित नहीं हुई, यह कोई नगरीय सभ्यता यहाँ अस्तित्व में नहीं आई थी, क्योंकि नगरीय सभ्यता अस्तित्व में आती तो फिर ये इतने असभ्य कैसे नजर आते हैं। तब तो फिर यहाँ पे बहुत सभ्यता होता, बहुत सारी संस्कृति होती। तो इस प्रकार से अन्य विद्वानों ने भी व्हीलर के विचार का समर्थन किया और आगे
चलकर नगरीय क्षेत्र पर गौर करना, यह बतलाया गया कि जो दुर्ग में जो शासक लोग जो थे, यह शासक लोग जो हैं यह वही मेसोपोटामिया के लोग थे, यूरोपीय लोग ही शासन करते थे, उस समय भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। यानी शासक हमेशा आपके यहाँ बाहर से ही आए हैं, तो हम लोग आए हैं तो कोई अचंभित आपको होने की जरूरत नहीं है। वहीं अनागारों के संदर्भ में भी इस विचार को थोपा गया। यह कहा गया कि अनागार में जो लकड़ियां जो पाई गई है, क्योंकि वृहत अन्नागार, वृहत स्नानागार हमें वहां से प्राप्त हो रहे हैं, तो वृहत अन्नागार जो था जिसमें बहुत सारे स्तंभ आपको बने हुए थे, लकड़ी भी आपको थे, तो इसमें कहा गया कि यह जो वृहत अन्नागार में जो लकड़ियां हैं, इन लकड़ियों को भी, यानी यह कहीं ना कहीं यह मेसोपोटामियाई तकनीक है। तो यहां पे एक तो इस संदर्भ में आवासीय संरचना के संदर्भ में एक माना गया, वहीं दूसरी ओर यह माना गया कि वृहद स्नानागार जो है, उस वृहद अन्नागार में उपयोग की जाने वाली लकड़ियां जो है और जो तकनीक है, यह तकनीक आपको मेसोपोटामिया से ली गई थी, क्योंकि मेसोपोटामिया में ही इस प्रकार के तकनीक का इस्तेमाल होता था। और इस संदर्भ में यह सभ्यता आपको बाहरी सभ्यता, विदेशी सभ्यता से ही प्रेरित है। लेकिन आगे चलकर यह जो यानी सिद्धांत था, बाद के शोधों से यह साबित होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और व्हीलर का जो सिद्धांत था यह धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। ऐसे में देखा जाए तो हड़प्पा को मेसोपोटामिया से उत्पन्न संस्कृति को अगर मानने के संदर्भ में सर्वाग्रह या सीमित जानकारी का ही परिणाम हो सकता है, क्योंकि हड़प्पा को मेसोपोटामिया से उत्पन्न संस्कृति के रूप में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसे नहीं माना जा सकता है। ऐसा इसलिए कि सीमित जानकारी यहां पे हमें दिखाई देता है। यह सीमित जानकारी को ही दर्शाता है कि इसे इस प्रकार के सिद्धांत से संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि चाइल्ड एवं व्हीलर के इतिहास जो लिखा गया, जब चाइल्ड ने और जब मार्टिमर व्हीलर ने भारतीय इस प्राचीन संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में जब इतिहास लिखा, तो उस समय तक तो इसकी उत्खनन ही पूरी नहीं हुई थी, और बिना उत्खनन के आधार पर आप कैसे साबित कर दोगे कि यह देसी नहीं है बल्कि विदेशी है। तो इस संदर्भ में भी यह गलत साबित होता है। दूसरी ओर आप देखें तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक किताब लिखी जा रही है, और वह है भारत की खोज। तो भारत की खोज लिखने वाले नेहरू ने भी, जिन्हें इतिहास लेखन का कोई बहुत बड़ा जानकारी उनको नहीं था, लेकिन उस समय जो उन्होंने पुस्तक लिखी भारत की खोज, उस पुस्तक में भी उन्होंने यही साबित करने का प्रयत्न किया कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह मूल रूप से भारतीय सभ्यता, यह उनका आत्मविश्वास ही था। क्योंकि जिस आधार पर मार्टिमर व्हीलर यह सिद्धांत को दे रहे थे, जिस आधार पर चाइल्ड इस सिद्धांत को प्रेरित कर रहे थे, वह सिद्धांत खुद ही गलत साबित हो रही है कि जब उत्खनन ही नहीं हुई है, जब इसकी खोज ही नहीं हुई, तो आप कैसे कह सकते हो कि यह सभ्यता विदेशी सभ्यता से प्रेरित है? आप कैसे कह सकते हो कि यहां पे शासक वर्ग जो थे वे विदेशी थे और सामान्य लोग आप लोग थे? तो उस समय भी जब पुस्तक लिखी गई भारतीयों के द्वारा, जो कोई ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है, नेहरू को इतिहास की कोई इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी, लेकिन उस समय भी जो उन्होंने पुस्तक लिखी, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है भारत की खोज, उसमें भी यह माना गया कि हड़प्पा संस्कृति का जो उद्भव है वह स्थानीय संस्कृति से ही उसमें आपको बतलाने का प्रयास किया जा रहा है। व्हीलर के दृष्टिकोण के पीछे हम लोग यह मान सकते हैं कि जो व्हीलर ने जो दृष्टिकोण रखा कि संस्कृति के पंख लगे होते हैं, और जिस आधार पर इसे यह साबित करने का प्रयास किया, यह कहा जा सकता है कि वह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से प्रेरित था। अब यहाँ पे फिर भी हम इतिहास के संदर्भ में अगर नजर डालते हैं तो थोड़े से यहाँ पे हम स्पष्ट होना चाहेंगे कि जिस सभ्यता को मेसोपोटामिया से उत्पत्ति के आधार पर इसे माना जा रहा है कि यह विदेशी सभ्यता था, तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि बहुत सारे असमानता के बिंदु हमें यहाँ पे नजर आते हैं। बहुत सारे असमानता के तत्व हमें नजर आते हैं। सिर्फ दो ही आधार पर हम यह नहीं मान सकते
कि जो शासक वर्ग हैं, यहाँ पे दो तरीके से नगरों का विभाजन था। एक तरफ शासक वर्ग रहा करते थे, एक तरफ शोषित वर्ग रहा करता था, सामान्य लोग रहा करता था। यह बृहद स्नानागार में जिस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, वह आपको मेसोपोटामियाई सभ्यता में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। इस आधार पर यह हम मान लें कि यह आपको विदेशी सभ्यता से प्रेरित है, और इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में इसे मान लें कि इसकी उत्पत्ति आपको मेसोपोटामिया से हुई है, ऐसा नहीं है। तब तो फिर हमें इतिहास को खंगालना पड़ेगा, और इतिहास को खंगालते हैं तो हम आज के संदर्भ में इसे अन्य दृष्टिकोण से भी देखने का प्रयास कर देते हैं, और इस संदर्भ में बातें निकलकर सामने आती हैं कि यह मेसोपोटामियाई सभ्यता से प्रेरित कोई सभ्यता नहीं है। अब ऐसा इसलिए कि बहुत सारे उदाहरण के अंतर्गत इसे हम समझ सकते हैं कि यह विदेशी सभ्यता से उत्प्रेरित कैसे यह सभ्यता नहीं है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले जो सिद्धांत जो दिया गया, वह तो एक तो हम देख सकते हैं नगरीकरण के संदर्भ में, दूसरा हम देख सकते हैं यहाँ पे नगरीकरण के साथ साथ स्थापत्य में भिन्नता के संदर्भ में, स्थापत्य में भिन्नता के संदर्भ में, स्थापत्य में भिन्नता के संदर्भ में। तीसरा हम इसे देख सकते हैं लिपियों के संदर्भ में, क्योंकि लिपियों में भी भिन्नता है, लिपियों में भिन्नता के संदर्भ में। चौथा जो हम देख सकते हैं यहाँ से जो स्थापत्य में ईंट जो है उसमें भी भिन्नता है। पांचवा जो हम देख सकते हैं वह यहाँ से मुहर भी प्राप्त हुए हैं दोनों जगह से, उसके संदर्भ में भी देख सकते हैं। छठा जो हम लोग देख सकते हैं वह मृदभांड एवं साथ ही साथ माप तौल। अब इस आधार पर अगर देखा जाए तो यहां अगर आप देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में अंतर साफ नजर आता है। जहां बात की जाए नगरीकरण में, तो हड़प्पा में ग्रिड प्रणाली पर आधारित आपको यहां पे नगरीकरण हमें दिखाई देते हैं। यानी हड़प्पा में जो नगर जो थे वह नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे और बहुत ही अच्छे प्रकार से सुव्यवस्थित थे। जो नगर थे पूरी तरीके से प्लान्ड वे में नगर का निर्माण किया गया था। जल निकास की उन्नत व्यवस्था थी। सड़कें जो थे वे एक दूसरे को चौराहे पे काटा करते थे। सड़कें जो हैं वे पक्की ईंटों से निर्मित हैं। मेन हॉल आपका बने हुए हैं। हर घर से जो पानी है उसको निकलने का नाली का उन्नत तकनीक यहां पे हमें दिखाई देता है। घर में सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी घर अलग रूप में दिखाई देते हैं और पूरी तरीके से प्लान्ड वे में सुनियोजित तरीके से नगर का निर्माण किया गया था। ठीक वहीं अगर इसके विपरीत मेसोपोटामिया में देखा जाए तो मेसोपोटामिया के जो नगर थे वे सुनियोजित तरीके से नहीं थे। मेसोपोटामिया में नगर विनियोजित तरीके से थे, कोई प्लान्ड वे में नगर नहीं था। तो इस आधार पर कैसे हो सकता है कि जहां से इसकी उत्पत्ति हो वह अनप्लान्ड हो और जहां पे यह जाए वहां पे प्लान्ड हो जाए? यह कैसे हो सकता है कि ब्रिटेन को प्लान्ड वे में ना बनाकर भारत को प्लान्ड वे में निर्माण कर दें? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि ना करके भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि कर दें? क्या यह हो सकता है? तो इस आधार पर कैसे माना जाए कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामियाई की सभ्यता से मानी जा रही है? तो पहले तो खंडन यहां हो जा रहा है। दूसरा अगर देखें तो स्थापत्य में भिन्नता के संदर्भ में जो बात हमने कहा, तो हड़प्पा में आप देखें तो हड़प्पा में हमें किसी भी प्रकार की मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। यहां से हमें अभी तक के उत्खनन में कोई मंदिर नहीं मिले हैं। लेकिन अगर मेसोपोटामियाई सभ्यता को देखा जाए तो वहां से हमें उत्खनन में मंदिर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो फिर इस आधार पर यह कैसे माना जाए कि मेसोपोटामियाई सभ्यता से उत्प्रेरित हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं है और मेसोपोटामियाई सभ्यता में मंदिर है? तब तो फिर मंदिर दोनों जगह होने चाहिए थे। लेकिन आज तक के उत्खनन में तो हमें कहीं भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त ही नहीं हुए। अब लिपियों के संदर्भ में बात की जाए तो हड़प्पा से जो लिपि हमें प्राप्त हो रहे हैं
वह भाव चित्रात्मक है, जिनकी संख्या बहुत ही कम ही है, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। यह लिपि आपको भाव चित्रात्मक है। लेकिन वही अगर मेसोपोटामियाई लिपि की बात की जाए तो वह कीलनुमा लिपि है। तो दोनों के लिपियों में भी भिन्नता है, और इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि इसका उद्भव वहां से हुआ, तब तो फिर लिपि भी समान होनी चाहिए थी। शासक वर्ग अगर वहां के थे तब तो लिपि समान होनी चाहिए थी, तो लिपि तो समान है नहीं। दूसरी ओर अगर देखें तो ईंट जो स्थापत्य के एक महत्वपूर्ण अंग है, हड़प्पा में आप देखते हैं कि पकाई हुई ईंटों का प्रयोग विशेष तौर पर किया जा रहा है, जबकि वहीं मेसोपोटामिया में आप देखते हैं कि यहाँ पे जो ईंट हैं वह ईंट कच्ची ईंटों का विशेष तौर पर इस्तेमाल किया गया है, पकाई ईंटें यहाँ से नहीं मिले हैं। तो इस आधार पर भी एक नहीं माना जा सकता है। वहीं अगर मुहर की बात करें तो हड़प्पा में वर्गाकार एवं आयताकार मुहर हमें प्राप्त होते हैं, जबकि मेसोपोटामियाई मुहर को देखा जाए तो मेसोपोटामियाई मुहर जो है वे आपको बेलनाकार हैं। तो इस आधार पर भी यहाँ पे भिन्नता है। अगर बात की जाए मृदभांड के स्तर पर, मापतौल के स्तर पर, तो हड़प्पा से जैसे हमें मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे मापतौल की जो व्यवस्था थी, क्योंकि ये 16 के गुणज से परिचित थे, उस प्रकार के हमें मेसोपोटामिया से यह सारी चीजें प्राप्त नहीं होती है। तो इस आधार पर इस सिद्धांत का खंडन किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो दूसरा जो सिद्धांत है। अब दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा। अब यह जो द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा है, तो यह माना जाता है कि आर्यों के आगमन से पहले भारत में द्रविड़ लोगों का निवास था, और यही द्रविड़ लोग जो विदेशी थे, इनके द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किया जा रहा है। यानी हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति इनके द्वारा ही निर्मित है। लेकिन दोनों में देखें तो द्रविड़ और हड़प्पाई सभ्यता में, दोनों में आपको कुछ मूलभूत अंतर नजर आएंगे। हाँ, कुछ जगह पे इनमें समानता भी है। जहां तक बात की जाए समानता की, तो दोनों में समानता यह है कि दोनों की लिपि जो है, द्रविड़ लिपि और हड़प्पाई लिपि, दोनों ही समान है, भाव चित्रात्मक है। दोनों को देखा जाए तो दोनों के जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं वह तकरीबन समान प्रतीत होते हैं। चाहे लिंग पूजा के संदर्भ में आप देख लें तो हड़प्पा में भी लिंग पूजा के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। मातृ पूजा के संदर्भ में आप देखें तो हड़प्पा से हमें मातृ पूजा के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। स्नान के महत्व की बात की जाए तो वृहद स्नानागार के साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो आर्यों द्रविड़ उत्पत्ति की जो अवधारणा है, यहाँ पे हमें कुछ समानता नजर आते हैं। लेकिन दोनों में असमानता की बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य का अभाव है। पुरातात्विक साक्ष्य हमें उस रूप में अभी तक प्राप्त नहीं हुए। वहीं हड़प्पा को देखा जाए तो हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता है, जबकि द्रविड़ जो है वह आपको ग्रामीण संस्कृति है। तो इस जगह पे दोनों में हमें अंतर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब तीसरा जो मत है, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित एक और जो विचार है कि आर्यों को इस सभ्यता का जनक माना जाता है। अब जब आर्यों को इस सभ्यता का जनक माना जाता है तो इसके संदर्भ में तर्क क्या दिया गया कि दोनों सभ्यताओं का जो क्षेत्र है वह दोनों ही सभ्यता का क्षेत्र, चाहे आर्यन सभ्यता का क्षेत्र हो चाहे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र हो, दोनों ही सप्त सैंधव क्षेत्र में विकसित थे। चलिए यह भी मानते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख हुआ है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित थी तो उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है। लेकिन यह नहीं माना जा सकता है कि आर्य इस सभ्यता के उत्पत्ति करता थे, क्योंकि आर्य बाद में आते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी और आर्यन सभ्यता ग्रामीण संस्कृति थी। तो ऐसा नहीं माना जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास ठोस साक्ष्य का अभाव है, जिसके आधार पर इस तीसरे मत से भी सहमत नहीं हुआ जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता जहाँ नगरीकृत सभ्यता है, वहीं आर्यन संस्कृति ग्रामीण संस्कृति है। आर्य जो हैं वे खानाबदोश लोग थे, यायावरी लोग थे, घुमक्कड़ प्रजाति के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिविलाइज्ड थे, नगरीकृत थे। हड़प्पा वासियों को लिपि की जानकारी थी, आर्य लिपि से परिचित नहीं थे।
तो यहां पे यह भी हम देखेंगे, तो कैसे माना जाए। वहीं तीसरी ओर देखें तो हड़प्पा सभ्यता में लोग जो थे वे घोड़े से अनभिज्ञ थे, घोड़े की जानकारी नहीं है। सुरकोटदा से अपवाद स्वरूप वहां पे घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। एक बार प्रारंभिक परीक्षा में भी यहां से प्रश्न पूछे हुए हैं 2019 या 2018 में 17 में। तो हड़प्पा में देखते हैं कि हड़प्पा वासी जो है वे घोड़े से अनभिज्ञ थे, घोड़े के विषय में बहुत ज्यादा प्रचलन में घोड़े नहीं थे। वहीं आर्यों के द्वारा आप देखें तो घोड़े का विशेष तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, रथ का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां पे भी दोनों में अंतर है और इस आधार पर यह माना जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता पूर्ण तौर पर देसी है और यह क्रमिक विकास के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नगरीय सभ्यता के रूप में अस्तित्व में आई। कुछ अन्य इतिहासकारों ने इस संदर्भ में यह कहा है कि कई स्थानीय संस्कृति की उत्पत्ति हड़प्पा संस्कृति के रूप में होती है। जो ग्रामीण संस्कृति जो थी वही धीरे धीरे आगे चलकर विकसित सभ्यता के रूप में हड़प्पा संस्कृति के रूप में उद्भव होती है। और इसे यह जो चौथा जो सिद्धांत जो माना गया वह माना गया क्रमिक उत्पत्ति की सिद्धांत, क्रमिक उत्पत्ति की सिद्धांत, क्रमिक उत्पत्ति की सिद्धांत। और इस संदर्भ में यह कहा गया कि यह कोई अचानक से उद्भव सभ्यता नहीं है, बल्कि यह क्रमिक उत्पत्ति के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप यह अस्तित्व में आया। इसके लिए फेयर सर्विस और रोमिला थापर इन दोनों ने इसे ईरानी संस्कृति माना। तो इस संदर्भ में फेयर सर्विस और रोमिला थापर इन दोनों ने इसे ईरानी संस्कृति माना कि इसकी जो उत्पत्ति है वह ईरानी संस्कृति से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब दूसरी ओर आप देखें तो अमलानंद घोष जो एक भारतीय ही, ऐसे तो रोमिला थापर भी हैं, लेकिन अमलानंद घोष का यह मानना है, अमलानंद घोष यह इसे बाहरी नहीं मानते हैं, बल्कि यह बोलते हैं कि यह क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप सोथी संस्कृति जो बीकानेर में स्थित था, सोथी संस्कृति। देखिए उत्तर में आप कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकारों के शोधकर्ताओं के नाम अवश्य लिखें। तो उत्पत्ति से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति से संबंधित विचार को बतलाएं तो आप इन विचारधाराओं के आधार पर इसे साबित करने का प्रयत्न करेंगे। तो उस संदर्भ में कुछ आपको नाम लिखना है, जैसे हमने वहां पे बतलाया था मार्टिमर व्हीलर का जो मेसोपोटामियाई अवधारणा है, तो जरूर लिखना है क्योंकि इससे एग्जामिनर इंप्रेस होता है। तो यहाँ पे यह कहा गया कि यह सोथी संस्कृति, लेकिन हड़प्पा के भौगोलिक विस्तार पर अगर नजर डाला जाए तो जिस प्रकार से इसका भौगोलिक विस्तार था, यह किसी एक स्थानीय संस्कृति के बजाय कई सारे बहुत सारे संस्कृतियों के मिलने के परिणाम स्वरूप, कई स्थानीय संस्कृति के क्रमिक एवं दीर्घकालिक विकास के परिणाम स्वरूप ही इस संस्कृति का, इस सभ्यता का उद्भव होता है और यह क्रमिक विकास की अवधारणा के सिद्धांत को दर्शाता है। इन सब के बीच एक ही सभ्यता उभर कर आई जो हम ग्रामीण संस्कृति को देखते हैं, क्योंकि इनके बीच में परस्पर संपर्क की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरी होंगी, एक लंबी प्रक्रिया गुजरी जिसमें ईरानी क्षेत्र के बलूची यानी ईरानी बलूची क्षेत्र के पशुचारक जो थे, पशुचारक बंजारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया होगा। तो इस संदर्भ में अमलानंद घोष ने यह माना कि यह कोई एक दो संस्कृति के संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि लंबे समय काल से अनेक स्थानीय संस्कृति के मिलने से क्रमिक और दीर्घकालिक विकास के परिणाम स्वरूप इस संस्कृति का विकास होता है, इस संस्कृति का उद्भव होता है और परस्पर संपर्क की एक लंबी प्रक्रिया से यह संस्कृति गुजरी हुई होगी। और तब जाकर आप देखते हैं कि इसमें ईरानी बलूची क्षेत्र के जो पशुचारक जो बंजारे थे उनकी भी भूमिका यहाँ पे कुछ ना कुछ नजर आती है। लेकिन यहाँ स्मरणीय यह है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुरातात्विक उत्खनन संबंधी कुछ सीमाएं हड़प्पा के उद्भव की कहानी को स्पष्ट नहीं होने देती है। अभी भी देखा जाए तो पुरातात्विक उत्खनन संबंधी बहुत सारी सीमाएं हैं। सीमाएं क्या हैं
तो ग्रामीण संस्कृति का उत्खनन बहुत हद तक अभी भी नहीं हो पाया है। बहुत सारे अभी जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो स्थल थे उनका उत्खनन नहीं हो पाया है, जिसके आधार पर यह सही तरीके से नहीं कहा जा सकता है। दूसरा आप देखें तो क्षैतिज उत्खनन का अभाव है। जो उत्खनन जो हुआ वह भी ऊर्ध्वाधर हुआ, वह क्षैतिज नहीं हुआ। तो क्षैतिज उत्खनन का कार्य नहीं हो पाया है। जब तक क्षैतिज उत्खनन का कार्य नहीं होगा तब तक हड़प्पा संस्कृति के विषय में सही तरीके से इसमें अनुमान नहीं लगाया जाता। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम हड़प्पा क्षेत्र एवं इसके आसपास के जो पूर्व के जो क्षेत्र थे उनकी ओर अगर हम मुड़ें, उनकी ओर अगर हम देखें, तो हड़प्पा के पूर्व जीवन स्तर के अनेक प्रमाण भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से अनेक प्रमाण भी हमें मिलते हैं, जिसके आधार पर हड़प्पा संस्कृति के उद्भव से संबंधित विचार यहाँ पे देखा जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्रमिक विकास कैसे संभव हुआ। यह जो बोला गया कि यह सोथी संस्कृति की देन है, तो आखिर यह क्रमिक विकास कैसे संभव हुआ। तो हमें इस संदर्भ में यह देखना होगा कि जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो विचार है, जो क्रमिक उद्भव से संबंधित जो विचार है, क्रमिक उद्भव से संबंधित विचार, अगर इस क्रमिक उद्भव से संबंधित विचार को हम लोग देखें तो आखिर कैसे क्रमिक उद्भव के परिणाम स्वरूप इस संस्कृति का विकास हुआ। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सिंध का कछारी मैदान जो था वह बहुत ही उपजाऊ था, और जब सिंध का कछारी मैदान उपजाऊ था तो वहाँ प्रत्येक वर्ष जलोढ़ मिट्टी आपको बहाकर लाई जाती थी। धीरे धीरे जब जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती थी तो धीरे धीरे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने आगे चलकर बाढ़ पर नियंत्रण करना सीख लिया होगा, और जब बाढ़ पर नियंत्रण करना सीखा तो अब धीरे धीरे उस क्षेत्र में आप देखते हैं कि उन्नत कृषि की शुरुआत प्रारंभ होती है। और जब उन्नत कृषि जब होने लगी तो इस उन्नत कृषि के होने से अब लोगों के आसपास खाद्यान्नों का भी उपयोग करना लोगों ने सीख लिया कि जो आसपास का जो खाद्यान्न है उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप 5500 से 3000 ईस्वी, यानी 5500 से कह सकते हैं 3500 ईस्वी के बीच उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में देखा जाता है कि ग्रामीण संस्कृतियां विकसित होती है, उनका विकास होता है। जैसे मुंडीगाग, राणा धुंडाई, गुमला, रहमान ढेरी, ये सब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यानी 5500 से 3500 ईस्वी के पूर्व कुछ ग्रामीण संस्कृतियां अस्तित्व में आती हैं। कैसे आई, तो इसमें हमने बतलाया कि जो सिंध का जो कछारी मैदान था वह बहुत ही उपजाऊ था। वहाँ प्रत्येक वर्ष जलोढ़ मिट्टी जो है वह बहाकर लाई जाती थी। धीरे धीरे उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने बाढ़ पर नियंत्रण करना सीख लिया, और जब बाढ़ पर नियंत्रण करना सीखा तो धीरे धीरे कृषि भी प्रारंभ हुई, यानी उन्नत कृषि की शुरुआत हुई। अब इसके आगे का जो विकास है वह आगे का विकास प्राक हड़प्पा और आरंभिक हड़प्पा, क्योंकि 3500 से 2000 ईस्वी पूर्व का जो समय है वह आपको प्राक हड़प्पा और 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर और 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वह आपको उन्नत हड़प्पा काल कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब उन्नत हड़प्पा चरण में हम देखते हैं तो कैसे यह ग्रामीण संस्कृति से आपको नगरीय संस्कृति के रूप में विकसित हो रही है। तो इस संदर्भ में देखते हैं तो कृषि क्षेत्र में तकनीक का विकास होने लगा। अब कृषि क्षेत्र में तकनीक का विकास कैसे होने लगा, तो धीरे धीरे आगे चलकर हल का प्रयोग किया जाने लगा। हमें इसके उत्खनन में बहुत सारे साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। पहले हल जो था वह मानव के द्वारा खींचा जाता था, बाद में हल जो है वह आपको पशुओं के द्वारा खींचा जाने लगा। अब जब पशुओं के द्वारा हल जब खींचा जाने लगा तो जमीन का अधिक से अधिक जमीन की जुताई होने लगी। अब जमीन की अधिक से अधिक जुताई होने लगी तो इससे देखते हैं कि इससे फसल के उत्पादन में भी, यानी फसल की संख्या में भी वृद्धि हुई होगी, उत्पादन में भी वृद्धि हुई होगी। अब खाद्यान्न के साथ साथ लोग जो है वे गैर खाद्यान्न फसल का भी उत्पादन करने लगे होंगे। शिल्प उत्पादन तकनीक का भी विकास धीरे धीरे होने लगा, क्योंकि जब अधिक उत्पादन होने लगा तो अलग अलग रोजगार लोग करने लगे हैं। पहले खेती करने के लिए सभी लोगों को लगना पड़ता था, लेकिन तकनीक के इस्तेमाल होने से उसका फायदा यह हुआ कि अब कुछ ही लोग खेती में लगे हैं तो अन्य लोग अन्य कर्मों से लगे हुए हैं, अन्य कार्यों को कर रहे हैं। इसके कारण शिल्प का भी विकास होने लगा, लोग शिल्प विकास से भी जुड़ते चले गए। शिल्प उत्पादन तकनीक का विकास होने लगा। धीरे धीरे लोग धातु से भी परिचित होने लगे।
धातु के रूप में आपको कोई बहुत हार्ड धातु का इस्तेमाल नहीं, बल्कि तांबे का इस्तेमाल होने लगा। सूत की कताई के लिए देख रहे हैं कि तकली का आविष्कार होने लगा। वस्त्रों की बुनाई पद्धति धीरे धीरे विकसित होने लगी। मृद भांड के निर्माण में आपको चाक का प्रयोग नवपाषाण काल से ही हो रहा था, अब और उन्नत रूप में होने लगा। तकनीक विकास, शिल्प उत्पादन के साथ साथ यातायात पद्धति का विकास हुआ। नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित थी। तो इस तरीके से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना जाना संभव हुआ। परिणाम स्वरूप कुछ खास क्षेत्र में ऐसे लोगों का निवास करना जो गैर कृषि उत्पादन से संबंधित थे, तो बड़े बड़े नगर अस्तित्व में आने लगे। इसके लिए अब अनाज जो था वह ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर धीरे धीरे आने लगता है। अब इसमें शासक वर्ग का उद्भव हो रहा है, क्योंकि नगर में उसी प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। तो इसमें शासक वर्ग की भूमिका उभर कर आती है। धीरे धीरे वे कर लेने लगते हैं। अब कर लेने से एक नई व्यवस्था जन्म लेती है और इस प्रकार एक जटिल संरचना का विकास हो रहा है, और यही संरचना इस नगरीकृत सभ्यता के रूप में खड़ा कर रहा है। शासकीय कार्य के संचालन के लिए अधिकारी वर्ग, लिपि वर्ग, इन सब की आवासीय संरचना इस रूप में स्थापित की जा रही है, जो उत्खनन से हमें प्राप्त हो रहा है। इसमें दूरस्थ व्यापार का भी विकास हुआ, अंतर्देशीय व्यापार का भी विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रारंभ में नगरीय सभ्यता का जो मॉडल था वह सिंधु और इसके आसपास के क्षेत्र में विकसित हुआ, और धीरे धीरे यह जो मॉडल है संपूर्ण सिंध क्षेत्र में आपको यह मॉडल विकसित होता चला जाता है, और संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में यह मॉडल आपको विकसित होता है, जिसमें हम शासक वर्ग की भूमिका के संदर्भ में भी देख सकते हैं। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अकस्मात उद्भव हुआ, या हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में प्रचलित विभिन्न मतों का परीक्षण करें। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको इस प्रकार से दिया जा सकता है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अकस्मात उद्भव हुआ, अकस्मात उद्भव हुआ। तो इस प्रकार से भी प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित प्रचलित विभिन्न मतों का परीक्षण करें। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित प्रचलित विभिन्न मतों का परीक्षण करें। तो इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यह हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए और भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र में इस सभ्यता के विस्तार की दिशा को बतलाएं। कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित प्रक्रिया पर प्रकाश डालें और भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में फैले इस सभ्यता पर चर्चा करें। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हमने उद्भव से संबंधित विचार को देखा। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें हड़प्पा सभ्यता की विशेषता को देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो एक नगरीय सभ्यता है, इसकी क्या विशेषता है। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर लिखेंगे और जो हमने चर्चा किया है उसके अनुसार ही आपका यह उत्तर लिखा जा सकता है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।